हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 15 और 16 मई 2026 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। कल की क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि कुछ मेरा जो है हेल्थ इशू था, जिसके कारण से नहीं हो पाई थी। तो ये दोनों क्लास जो है आज एक साथ हो रही है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं लास्ट क्लास से। लास्ट क्लास में मैं पढ़ा था ब्रिसेक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर हरिवंश चावला को। इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ कब मनाया जाता है? 12 मई को। हाल ही में हेमंत बिस्वा शर्मा और एन रंगास्वामी क्रमशः किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो ये हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम के और एन रंगास्वामी पुद्दुचेरी के। सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा भंडार योजना के तहत राज्य के पात्र महिलाओं को हर माह कितनी राशि प्रदान की जाएगी? 3000। भारत में पहली बार आयोजित ISO TC20 SC14 अंतरिक्ष प्रणाली और संचालन मेजबानी की बैठक किसके द्वारा की जाएगी? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा। प्रोफेसर सुशान एलियास किस कॉलेज के 145 साल के इतिहास में पहली महिला प्रिंसिपल नियुक्त हुई हैं? तो ये नियुक्त हुई हैं सेंट स्टेफन कॉलेज दिल्ली की, ठीक है। भारत की अध्यक्षता में किस शहर में किम्बरली प्रोसेस इंटरसेशनल मीटिंग 2026 आयोजित किया जा रहा है? तो ये आयोजित किया जा रहा है मुंबई में। किस राज्य के द्वारा सिंगापेन विशेष सुरक्षा बल के गठन की मंजूरी दी गई है? तो तमिलनाडु में दी गई है। ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ पर देश का पहला एकीकृत CCUS फील्ड प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो ये किया है IIT मद्रास में, ठीक है। तो बेसिकली जो है सॉरी, यहाँ पे गलत, IIT बॉम्बे होगा, IIT बॉम्बे में। तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने IIT बॉम्बे में भारत इनोवेट्स 2026 पहल के तहत देश की पहली CCUS कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज फील्ड प्रयोगशाला का शुरुआत किया है। और ये केंद्र सरकार के 2070 जो टारगेट रखा गया है नेट जीरो उत्सर्जन के लिए, उसकी दिशा में एक अहम कदम है, ठीक है। और इसके द्वारा क्या होगा, इस लैब में जो है प्रतिदिन 3 टन तक कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर किया जाएगा, ठीक है। तो इसकी अभी शुरुआत की गई है। साइंस और टेक्नोलॉजी से फैक्ट देखें तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित AI कमेटी में भारत के IIT मद्रास के प्रोफेसर बलराम रविंदर को शामिल किया गया था। IIT कानपुर के द्वारा साथी पोर्टल को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय मान्यता मिली थी। IIT कानपुर के द्वारा सौर गतिविधियों और तूफान का सटीक पूर्वानुमान के लिए 3D डेटा मॉडल विकसित किया गया था। IIT बॉम्बे के द्वारा सूखे पत्तों से रसोई गैस बनाने का स्वदेशी मॉडल बनाया गया था। और IIT मद्रास के द्वारा अमेरिका के कैलिफोर्निया में अपना पहला वैश्विक केंद्र लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए ड्राफ्ट की मंजूरी दी गई है? तो अभी दी गई है आसाम में, ठीक है। तो जो है असम में जो है हेमंत बिस्वा शर्मा की जो सरकार बनी है दूसरे टर्म की, तो उसमें जो है UCC बिल करने के लिए ड्राफ्ट की मंजूरी दी गई है। और जब इस राज्य का जो इस विधेयक है जो UCC बिल को, जब 26 मई को राज्य विधानसभा का विशेष सत्र के अंतिम दिन इसको भी पेश किया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो इसका संवैधानिक आधार है। ये भारत के संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 44 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इसका उल्लेख है। इसके अंतर्गत जो राज्य है उसको पूरे भारत में राज्य को अपने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करने का निर्देश देता है। अगर ये लागू होता है तो इससे क्या होता है, शादी की उम्र, तलाक की प्रक्रिया, उत्तराधिकार और बच्चा गोद लेने के नियम सभी एक समान हो जाते हैं। कौन कौन से स्टेट में अभी लागू है? गोवा की बात करें तो गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहां पुर्तगाल का जब शासन था तब से जो है गोवा सिविल कोड समान नागरिक संहिता लागू है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो है फरवरी 2024 में इसको लागू किया गया था। आया था विधेयक पारित हुआ था और 2025 में ये लागू किया गया था। और ये स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य था उत्तराखंड जहाँ पे UCC बिल लागू हुआ है। उसके बाद गुजरात में 2026 में लागू हुआ है। अभी हाल में जो है छत्तीसगढ़ में भी हुआ था लागू।
इसके अलावा जो है एमपी और आसाम, आसाम के बारे में तो जिक्र है, तो ये दोनों भी जो है यूसीसी बिल लागू लाने के लिए जो है इस पर चर्चा हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के किस स्पेसक्राफ्ट द्वारा मार्स फ्लाई बाई किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है साइकिल। ठीक है, तो बेसिकली जो है नासा के साइकिल स्पेसक्राफ्ट जो है 15 मई 2026 को मार्स फ्लाईबाई करेगा। उससे पहले जो है इसके द्वारा मंगल ग्रह की एक बेहद दुर्लभ जो क्रिसेंट व्यू जो होता है, अर्ध चंद्रकार जो व्यू होता है, जैसे ये आधा चंद्रमा जैसा आपको दिख रहा है, ऐसा जो है तस्वीर खींची गई थी। तो इसका जो है मंगल ग्रह से जो 30 लाख मील दूरी से अपने मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजर के जरिए ये कैप्चर किया था। तो ये अभी 3 मई को ये, लेकिन अभी 15 मई को जो है यही स्पेसक्राफ्ट मंगल ग्रह की सतह से मात्र 2800 मील मतलब 4500 किलोमीटर ऊपर से गुजरेगा, और जो है इसका जो है पूरा जो पिक्चर है या और जो भी चीज़ें हैं वो कैप्चर करेगा। ये बेसिकली ये मिशन जो है 2023 में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो मार्स है और जो आपका बृहस्पति है, ठीक है, मार्स और जुपिटर के बीच जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है, ठीक है, इसके लिए जो धातु से भरपूर जो रहस्यमय जो 16 एस्ट्रॉइड है, साइकी एस्ट्रॉइड, उसका अध्ययन करना है, जहां ये साल 2029 में ये पहुंचेगा। ये मिशन जो है 2029 में जो है साइकी जो है एस्ट्रॉइड जो बेल्ट प्रेजेंट है मार्स और जुपिटर में के बीच, वहाँ पे पहुँचने का ये मिशन है। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वैज्ञानिकों को ऐसा माना कि ये एस्ट्रॉइड किसी प्राचीन ग्रह का खुला हुआ जो है मेटल कोर है, जो कभी किसी जो प्लैनेट है उसका हिस्सा थे। तो इससे क्या होगा कि पृथ्वी की जो है गुत्थी सुलझाने में वैज्ञानिकों को मदद मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से भारतीय क्रिकेटर यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग में डबलिन गार्जियंस फ्रेंचाइजी के मालिक बन गए हैं? तो ये बने हैं राहुल द्रविड़। तो भारतीय क्रिकेटर के दिग्गज और पूर्व मुख्य कोच राहुल द्रविड़ यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग जो शुरू होने वाला है उसमें डबलिन गार्जियन जो फ्रेंचाइजी है इसके मालिक बने हैं। और इसके अलावा जो डबलिन है ये आयरलैंड की राजधानी डबलिन पे आधारित है ये टीम। और इस टीम के जो राहुल द्रविड़ जिन्होंने ये टीम खरीदा है, इस टीम के कप्तान होंगे भारत के ही स्पिनर रविचंद्रन अश्विन। ठीक है, अगर इस लीग की बात करें तो ये जो है बहुउद्देशीय T20 लीग का पहला सीजन जो है 26 अगस्त से 20 सितंबर 2026 के बीच होगा। और ये यूरोप की पहली आईसीसी मान्यता प्राप्त बहुउद्देशीय फ्रेंचाइजी T20 लीग है, जिसे क्रिकेट ऑफ आयरलैंड, क्रिकेट ऑफ स्कॉटलैंड एंड रॉयल डच क्रिकेट एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इस लीग के सह संस्थापक जो है भारत के बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन है। इसमें जो है 6 टीमें इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, और हर टीम के जो है किसी किसी यूरोपियन कंट्री के जो है राजधानी पे नाम पे आधारित है। ठीक है, और तो ये अभी जो है ये आगामी दिनों में ये मैच होगा। जैसे इंडिया में इंडियन प्रीमियर लीग होता है, इसी तरीके से ये भी एक प्रीमियर लीग हो रहा है, यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई में ऐतिहासिक यहाँ पे मिस्टेक है, मई में ऐतिहासिक वैश्विक समझौते के तहत पीसीओसी का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो एक महिलाओं में ये बीमारी होती है पीसीओसी, तो ये का नाम चेंज करके अभी जो है पीएमओएस किया गया है। ठीक है, बेसिकली पीसीओसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, और इसका अब नाम चेंज किया गया पीएमओएस, जिसका फुल फॉर्म है पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसका नाम चेंज करने के पीछे रीज़न है, जैसे जो पॉलीसिस्टिक ये वर्ड है, ये बेसिकली ये पुराना नाम था, ये नाम इसलिए चेंज किया गया है क्योंकि इसके नाम से ये ऐसा लगता है सिर्फ जो ओवरी है, सिस्ट जो है बेसिकली अंडाशय में जो है ओवरी में जो सिस्ट बनता है, जो गांठ बन जाती है, उसी की बीमारी है। लेकिन हकीकत में ये है कि कई महिलाओं को ये बीमारी तो होती है, लेकिन कई बार जो है उनके ओवरी में सिस्ट नहीं होता है, उसके बावजूद भी ये बीमारी होती है, इसलिए इसका नाम चेंज किया गया।
पॉलीएंडोक्राइन नाम रखने के पीछे रीज़न ये है कि ये कई हार्मोनल सिस्टम जो होते हैं उसको प्रभावित करता है, ना कि सिर्फ प्रजनन हार्मोन को। मेटाबॉलिक रखने के पीछे नाम रीज़न ये है कि ये बीमारी का सीधा संबंध शरीर के वजन, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ब्लड शुगर और दिल की सेहत से भी रिलेटेड है। ओवेरियन सिंड्रोम इसलिए रखा गया है कि ये आजकल की महिलाओं के पीरियड्स, ओव्यूलेशन और फर्टिलिटी को प्रभावित करने वाले लक्षणों का एक समूह है। तो इसलिए पीसीओसी जो बीमारी था उसका नाम चेंज कर पीएमओएस किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीआई के निदेशक कौन है जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है? तो सीबीआई के निदेशक जो है प्रवीण सूद थे, जिनका अभी जो है कार्यकाल बढ़ाया गया है। ठीक है, सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। ये सीबीआई भारत की एक प्रमुख जांच एजेंसी जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी। यह भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और ये देश में भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध और गंभीर अपराध और विशेष मामलों की जांच करता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी ये 1 अप्रैल 1963 को की गई थी और ये दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है। इसकी अगर ओरिजिन की बात करें तो इससे पहले विशेष पुलिस बल का नाम दिया जाता था, बाद में इसका नाम बदल के सीबीआई किया गया। इसका काम क्या है कि भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करता है, आर्थिक अपराधों के मामलों की जांच करता है, गंभीर अपराध जैसे हत्या, अपहरण, इस टाइप की चीज़ें, विशेष न्यायालयों, अदालतों के आदेश पे जांच करता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर काम करने का काम करता है। इसकी कुछ प्रमुख शाखाएं हैं जैसे एंटी करप्शन डिवीजन, स्पेशल क्राइम डिवीजन, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, पॉलिसी एंड कोऑर्डिनेंस विंग, एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेनिंग विंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीड्स 2025 की हालिया रिपोर्ट के अनुसार हाई परफॉर्मेंस श्रेणी में शामिल एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो यह है जम्मू कश्मीर। ठीक है, और इसमें आके इसने सबको चौंका दिया क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है पहली बार इसमें शामिल हुआ है। तो बेसिकली केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा जो है मई 2026 में लीड्स 2025 लॉजिस्टिक ईज लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट में जो है ये जारी किया गया है, जिसमें कुछ श्रेणियों में जो है राज्यों को लिस्टिंग किया जाता है। जैसे एक्समलेपर जो है सबश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जो राज्यों की श्रेणी में जो है उत्तर प्रदेश जो है इस बार टॉप पे रहा है, क्योंकि ये लैंड लॉक मतलब भूमि चारों तरफ भूमि से घिरे हुए राज्यों में शीर्ष रहकर एक्समलेपर बना है। इसके अलावा तमिलनाडु, मिजोरम और दिल्ली को भी जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में जो है शामिल किया गया है। हाई परफॉर्मर की बात करें, उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्यों की सूची में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को स्थान मिला है, जिसमें बात करें तो गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, हरियाणा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, बिहार, त्रिपुरा, मेघालय और जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी को शामिल किया गया है। फास्ट मूवर्स में जो है इसके अंतर्गत वो राज्य आते हैं जो लॉजिस्टिक सुधारों को तेजी से अपना रहे हैं और बुनियादी ढांचों का भी और मजबूत करें। तो जो रेस्ट जो स्टेट बजाते हैं वो इनको फास्ट मूवर और एस्पायर्स की कैटेगरी में रखा गया है। जो लीड्स की जो रैंकिंग होती है वो चार चीज़ों पे रख के जो है मुख्य आधार बनाया जाता है। एक तो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, लॉजिस्टिक सेवाएं कैसी है, ऑपरेटिंग और रेगुलेटिंग माहौल कैसा है और सस्टेनेबल लॉजिस्टिक है कि नहीं, इसके आधार पे जो है रैंकिंग की जाती है राज्यों की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुआ है? तो ये बन रहा है तमिलनाडु में। तो ये भारत के जो पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने तमिलनाडु के थुड्डुकुडी में, जगह का नाम है थुड्डुकुडी में, देश के पहले मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड के निर्माण के लिए एमओयू पे हस्ताक्षर किया गया और इस समझौते का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भारत सरकार का मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 है, उसके तहत भारत को वैश्विक जहाज निर्माण में महाशक्ति बनाना है। तो उसी पे ये आधारित है। फर्स्ट इन इंडिया से रिलेटेड फैक्ट का हम रिवाइज करें तो केंद्र सरकार के द्वारा
पहली आतंकवाद रोधी नीति अपनाई गई थी जिसका नाम रखा गया था प्रहार। पहली बार राष्ट्रीय दिव्यांगजन क्रिकेट खेल महोत्सव 2026 भोपाल में आयोजित किया गया है। नीति आयोग की अटल नवाचार मिशन ने त्रिपुरा में जो पूर्वोत्तर भारत राज्य से जिसका नाम है त्रिपुरा, वहाँ से पहला राज्य नवाचार मिशन को लॉन्च किया था। भारत के द्वारा लॉन्च किया गया पहला परिणाम आधारित राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार का नाम रखा गया द जीरो प्राइज। द बैंगलोर पुलिस के द्वारा देश का पहला एआई आधारित बहुभाषी आपातकालीन सेवा नम्मा 112 की शुरुआत की गई है। पिक्सल एंड सर्वम एआई के द्वारा भारत का पहला एआई ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट को नाम दिया गया है पाथफाइंडर। भारत का पहला हरित मेथनॉल संयंत्र की आधारशिला गुजरात में रखी गई है। भारत का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न बनने वाली कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस है। भारत की यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। ये पहली आईओई यूनिवर्सिटी बनी जिसे डेटा साइंस काउंसिल ऑफ अमेरिका के द्वारा मान्यता दी गई है। CSIR BPCL के द्वारा विकसित किया गया भारत का पहला प्लास्टिक वेस्ट से बना जियो सेल का नाम रखा गया है फिनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवेरी मुसेविनी किस देश के 7वीं बार राष्ट्रपति बने हैं? तो ये युगांडा के बने हैं। ठीक है, और ये जो है 81 वर्ष के ये दिग्गज नेता है और इनके शपथ ग्रहण के साथ ही अफ्रीका के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले नेताओं में से ये इसमें शामिल हो गए और ये 40 साल से जो है यहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं। युगांडा जो है अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसकी जो सीमा की बात करें, सबसे पहले इधर लगती है साउथ सूडान, इधर केनिया है, इधर तंजानिया है, ठीक है, इधर रवांडा है, इधर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से लगती है। ठीक है, इसकी जो कैपिटल है वो कैपिटल है कंपाला। ये है कैपिटल इसकी कंपाला। यहाँ पे बहुत सारे लेक हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट कुछ लेक का देखें। लेक विक्टोरिया, ये वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट लेक है। ठीक है, और यहाँ से ही जो है विक्टोरिया नाइल रिवर निकलती है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो लेक कयोगा है यहाँ पे आके ये यहाँ से मिल जाती है, इससे होते हुए ये बहती है। इसके अलावा जो है लेक अल्बर्ट जो है युगांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की सीमा बनाती है और यहाँ से जो रिवर निकलती है उसको कहते हैं एल्बर्ट नाइल। ठीक है, और लेक विक्टोरिया जो है ये वाइट नील रिवर है उसका उद्गम स्थल माना जाता है, क्योंकि जो नील रिवर है पहले नाइल रिवर बनने से पहले ये वाइट नाइल और ब्लू नाइल जो कि इथोपिया से निकलती है वो दोनों आपस में मिलते हैं और फिर उसके बाद इजिप्ट में जब जहाँ मिलते हैं जहाँ पे आसवन डैम बनाया गया है वहाँ से वो नाइल रिवर के फॉर्म में जो है वाइट और ब्लू नाइल रिवर मिलके नाइल रिवर बहते के नाम से जानी जाती है और इजिप्ट से होते हुए फिर वो मेडिटेरियन सी में गिर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है और भी लेक हैं, जैसे लेक एडवर्ड जो है इसके साउथ वेस्ट में प्रेजेंट है। यहाँ से जो है इक्वेटर 0 डिग्री जो है ये युगांडा से होते हुए गुजरती है। ठीक है, और लेक विक्टोरिया से जो सीमा लगाती है ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सीमा लगती है तंजानिया की, केनिया की और युगांडा की। ठीक है, इन तीनों देश की जो सीमा है वो लेक विक्टोरिया से लगती है जो कि उद्गम स्थल है नाइल रिवर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 मई को। तो इस बार की जो थीम है ये है फैमिलीज इन इक्वालिटी एंड चाइल्ड वेलबींग। कुछ इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड फैक्ट देखें तो हम 1 अप्रैल से अभी देख रहे हैं। 1 अप्रैल को उड़ीसा के द्वारा उड़ीसा राज्य की स्थापना दिवस को जो है उत्कल दिवस के रूप में मनाया गया था। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2 से 8 अप्रैल तक कर्मयोगी साधना सप्ताह 2026 मनाने का ऐलान किया गया था। नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को। थीम थी तो गेट फॉर हेल्थ स्टैंड फॉर साइंस। और सीआरपीएफ की गौरवशाली गाथा की याद में 9 अप्रैल को शौर्य दिवस मनाया जाता है। महिला और विकास मंत्रालय के द्वारा पोषण पखवाड़ा का 8वें संस्करण का आयोजन 9 से 23 अप्रैल तक किया जाता है।
वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइज 12 अप्रैल को मनाया जाता है। 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग नरसंहार की 107वीं बरसी मनाई गई। सड़क सुरक्षा सप्ताह 13 से 17 अप्रैल को मनाया जाता है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक बनाया गया है? तो ये बनाया गया अहमदाबाद से लेके धोलेरा तक। तो ये भारत का पहला स्वदेशी सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है जो अहमदाबाद के सरखेज से धोलेरा तक बनाया गया है। और इसके इसके जो है इसे जो है केंद्रीय कैबिनेट ने जो है इस प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है और ये पूरे तरीके से स्वदेशी टेक्निक पे आधारित है। ये जो कॉरिडोर होगा 134 किलोमीटर लंबा डबल लाइन रेलवे ट्रैक होगा और इसको बनाने में 20,600 सिक्स सिक्स सॉरी 20,667 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और इस पे जो ट्रैक पे जो है वो स्पीड रहेगी 220 किलोमीटर पर घंटा का जो है इसके लिए डिज़ाइन किया जाएगा। ये इसकी मैक्सिमम स्पीड रहेगी, लेकिन ट्रेनें यहाँ पे 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। ठीक है। और ये बनने के बाद जो अहमदाबाद और धुलेरा है उसके बीच जो समय है वो 48 मिनट जो है सफ़र घट जाएगा और इनके बीच जो सफ़र का समय हो जाएगा वो सिर्फ 34 मिनट ही रह जाएगा। इसको पूरा करने का टारगेट 2030-31 तक रखा गया है। नेशनल फैक्ट्स रिलेटेड का रिवाइज करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे ज़्यादा दिनों तक सरकार प्रमुख रहने का रिकॉर्ड किनका तोड़ा था? ये पवन कुमार चामलिंग के नाम पहले रिकॉर्ड था और इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। हाल ही में संसद से पास हुआ ट्रांसजेंडर पर्सन अमेंडमेंट बिल 2026 में जो है सेल्फ प्रोसेस पर्सन आइडेंटिटी जो ये चीज़ था इसको जो है बाहर हटाने का प्रस्ताव किया गया है। पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था और पूर्ति श्रृंखला की पूर्ति के लिए जो है 7 अधिकार प्राप्त ग्रुप का गठन किया गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा भारत को नक्सल फ्री डिक्लेयर किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उड़ीसा पुलिस बल को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंशियल पुलिस कलर प्रदान किया गया है। प्रख्यात भारतीय चित्रकार हैं जिनका नाम है राजा रवि वर्मा। इनकी 130 साल पुरानी पेंटिंग यशोदा और कृष्णा को आधुनिक भारतीय कला की बिकने वाली सबसे मूल्यवान पेंटिंग बनी है। हाल ही में उत्तराखंड पुलिस को भी प्रेसिडेंशियल कलर अवार्ड जो है जिसको हम निशान कहते हैं ये प्रदान किया गया था। यूजीसी एक्ट 1956 के तहत एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित किया गया है। भारत के द्वारा जो 2028 में कोप 33 की मेजबानी करने का ऐलान किया गया था उससे अपनी आधिकारिक बोली को वापस कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ जो है ये देश का चौथा राज्य बना है जिसके द्वारा यूसीसी बिल लागू किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश की शेख झील पक्षी अभ्यारण्य को भारत के 99th रामसर साइट घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की पहली महिला अध्यक्ष अन्ना लेना बेयरबॉक भारत की आधिकारिक यात्रा पे आई थी। पद्मा डोरी पहल जो है ये नॉर्थ ईस्ट और एमपी के वस्त्र परंपराओं के बीच सहयोग है। कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के लिए भारत सरकार के द्वारा 2 दर्रों को यात्रा मार्ग के लिए निर्धारित किया गया जिनका नाम है नाथुला जो कि उत्तराखंड में है और लिपू लेक जो कि सिक्किम में है। केंद्र सरकार के द्वारा दक्षिण तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय विशाखापट्टनम घोषित किया गया है। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित पुरस्कार आर्ची वर्ल्ड प्राइज 2026 किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है रिचर्ड ड्यूअर को इनकी इस पेंटिंग के लिए। ठीक है। आज का क्वेश्चन है 10 मई 2026 को इतिहास के किस महत्वपूर्ण युद्ध के 169वीं वर्षगांठ मनाई गई है? आपके ऑप्शन है बैटल ऑफ पानीपत, रिवॉल्ट ऑफ 1857, बैटल ऑफ हल्दी घाटी और बैटल ऑफ बक्सर। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसकी जो पीडीएफ होगी वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और लास्ट वीक की जो क्विज थी वो अपलोडेड है, आप लोग जाके वहाँ पे क्विज लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।